चलिए देखिए, पिछले दिन जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार आज शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, सारी बातें समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे क्या भाई कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। उस चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के बारे में मैं आपको क्या बोला था कि ये जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, QE। अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तब भी इस पर कितना फोर्स लगेगा, QE। बस अंतर इतना था क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास है कितना, m, इस चार्ज पार्टिकल का अगर मास है m भाई, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमको क्या कहता है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन F इक्वल टू कितना, और यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि F किसके बराबर में हो रहा है। तो अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें तो सेम ही फोर्स है, एक मास इंटू एक्सीलरेशन में डिफाइंड है, एक Q इंटू ई में डिफाइंड है। तो अगर LHS दोनों का बराबर है तो हम लोग अगर RHS को बराबर करेंगे तो यहां से क्या मिला था, MA इक्वल टू QE के बराबर में, और यहां से अगर हम लोगों ने एक्सीलरेशन निकाला था तो कितना, QE बाई M के बराबर में। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब बात रही किसकी, एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, फोर्स का। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्सीलरेशन भी नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर मैं आपको क्या बोला था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या करते हैं हम लोग, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग समझते हैं सीधा सा बात क्या, कि दो चार्ज प्लेट लेना है, दो चार्ज प्लेट लेना है। एक प्लेट को क्या कर देना है, पॉजिटिवली चार्ज कर देना है, और एक प्लेट को क्या कर देना है, नेगेटिवली चार्ज कर देना है। अगर हम लोग ऐसा कर देंगे तो देखेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में आकर के मिलती है, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में आकर के मिलेगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में आकर के मिलेगी। अब देखो कि मैं क्या बोला तुमको कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितने का, E का, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या बोला कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मान ले कि इस दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है कितना, D, और इस प्लेट का जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कुछ भी आप मान सकते हैं, L मान ले, X मान ले, जो भी मन हो वो मान ले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं क्या बोला आपको कि यहां पर कोई एक चार्ज प्लस Q रखा गया, और इस प्लस Q चार्ज को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके ऐसे फेंका गया, जो इनिशियल वेलोसिटी था कितने का, V0 का। देखो कि अगर इस चार्ज पार्टिकल पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी V0 से सीधे रास्ते पर जाएगा। क्यों कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इतना बात आप लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होंगे। तो अगर मान लो कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो इस चार्ज पार्टिकल को होना क्या चाहिए था, इस चार्ज पार्टिकल को होना यह चाहिए था कि इसको यहां से कैसे चला जाना चाहिए था, सीधे। लेकिन चूंकि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर फोर्स लगेगा। कितने का फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा इसमें फोर्स, और फोर्स लगेगा कितने का, QE का। अब देखो कि इस फोर्स के कारण जो इस चार्ज पार्टिकल का एक्चुअल पाथ हो जाएगा, ये एक्चुअल पाथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी पत्थर को लिए छोटा सा और ऐसे फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल, तो क्या वो सीधे चलता रहता है, नहीं, नीचे की तरफ गिरता है, हाइपरबोलिक पाथ लेता है। तो अब जब ये पाथ लेगा पैराबोलिक पाथ, तो उसका कारण क्या है कि जो पत्थर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है।
और यहां पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही थोड़ा देर के लिए अगर एज्यूम करें कि ये बॉडी है, इसको हमने आगे फेंका है और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक टाइम में आप देखेंगे तो पार्टिकल आगे भी जा रही है, इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, और इसी टाइम पे पार्टिकल नीचे भी आ रही है, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन। इसका मतलब कि एक ही टाइम पर इस चार्ज पार्टिकल का दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक डायरेक्शन कौन सा है भाई, एक डायरेक्शन है तुम्हारा कौन सा, एक्स डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, वाई डायरेक्शन। अब आपको अगर पता होगा 11th में आपने मोशन इन 2D पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वहां पर समझाया था क्या, कि मोशन का एक टाइम में हम लोग केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, या तो एक्स डायरेक्शन को या तो वाई डायरेक्शन। तो अगर आप देखेंगे यहां कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मैंने कितने से फेंका है इसको, v0 से। y में मैंने इसको ऊपर या नीचे कोई वेलोसिटी दी है क्या, नहीं दी है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ये कितना है, आप बताइए कि x डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, x डायरेक्शन में कोई फोर्स, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी नहीं लगेगा। शैतानी मत करो, दिखता रहता है, डंडा इधर ही होगा कहीं, ठीक ना। चलो, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 0। और वाई डायरेक्शन में आप देखिए कि फोर्स लग रहा है किधर के तरफ, नीचे के तरफ। और जब फोर्स लग रहा है QE का, तो अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास भैया है m, तो इसमें एक्सीलरेशन कितने का होगा, QE बाय m का। अब एक्सीलरेशन देखो, नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है तो नीचे के तरफ ही एक्सीलरेशन होगा, और वाई डायरेक्शन में नीचे के तरफ हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, QE बाय कितने का, m का। कितनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। देखो कि ये x डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो x डायरेक्शन में ये कितना दूर चला, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये अगर पार कर जाएगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, l डिस्टेंस चलेगा, है कि नहीं। और y डायरेक्शन में ये कितना दूर चला, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन हमको नहीं पता है, हम लोग मान लेंगे क्या कि यहां से यहां तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये है कितना, y, और ये भी नीचे की तरफ है, तो इसको कैसा कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बात बताओ कि जितना देर में पार्टिकल x डायरेक्शन में l डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही देर में पार्टिकल y डायरेक्शन में y डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। क्योंकि अगर मैं पत्थर फेंकूं तो जितना देर में ये आगे गया उतना ही देर में ये नीचे भी आया। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें टाइम इन x डायरेक्शन का तो ये भी t, और टाइम इन y डायरेक्शन का तो ये भी कितना हो जाएगा, t। इसके बाद देखो कि हम लोग दो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किए थे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि यहां से कुछ चीजें अगर आपको फील होगी तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि अगर हम लोग x डायरेक्शन में बात करें, हम लोग एक तरफ बात करते हैं x डायरेक्शन में और एक तरफ बात करते हैं किसमें, y डायरेक्शन में। तो आपने देखा है क्या कि x डायरेक्शन में अगर हम फॉर्मूला लगाएं क्या, v इक्वल टू u प्लस AT, ये फॉर्मूला तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो vx का बात करेंगे, ux का बात करेंगे, और एक्सीलरेशन भी किसमें, x में। vx हमको पता नहीं है, लेकिन ux हमको पता है कितने का, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन हमको पता है कितने का, टाइम मान लो कुछ भी लगा t। देखो ux किसके बराबर में, v0 के बराबर में, ax किसके बराबर में, 0 के बराबर में, और टाइम कुछ भी लगा कितना, t। तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से जो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ये मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, v0। और ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म जो है, ये टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी x में v0 से, थोड़ा देर के बाद भी v0 से, थोड़ा देर के बाद भी v0 से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर यही इक्वेशन हम y डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर हम इसी इक्वेशन का बात करेंगे किसमें, y डायरेक्शन में, v इक्वल टू u प्लस AT का, तो v y में लेंगे तो u भी किसमें, और एक्सीलरेशन भी किसमें, y में। आप देखिए कि अगर हम वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का बात करें तो uy हमको पता है कितना, 0, प्लस ay हमको पता है कितने के बराबर में, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, माइनस QE बाई कितने के बराबर में, m के बराबर में, और साथ में क्या,
आप ध्यान से देखेंगे तो Vy इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस क्यू ई बाई एम इंटू कितना टी। और इस टर्म को आप देखिए कि ये टर्म जो है आपका, ये टर्म जो है आपका, ये डिपेंडेंट है किसके, डिपेंडेंट है किसके, टाइम के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसे वेलोसिटी से हमेशा चलेगा। क्यों? कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है। लेकिन वाई डायरेक्शन में जैसे जैसे टाइम बदलेगा वेलोसिटी भी क्या होगी, किसी चीज को यहां से फेंकेंगे तो शुरू में कम नीचे आएगा और बाद में धीरे धीरे क्या होगा, तेजी में नीचे आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन टाइम पर डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम आपको क्या बोले थे यहां से कि अगर हम कहीं पर पाथ का बात करें, अगर हम कहीं पर क्या करें, पाथ का बात करें, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग कहीं पर पाथ का बात करें पार्टिकल का, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा भाई, ये पाथ कुछ इस तरह का है ना? जो चार्ज पार्टिकल तुम्हारा प्लस क्यू मूव कर रहा है वो कुछ इस तरीके से। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर हम अलग अलग पॉइंट पर बात करें तो यहां पर देखिए ये है वी एक्स और ये है क्या, वी वाई। आप यहां पर देखिए तो आपको दिखेगा कि ये है क्या, वी एक्स, ये है क्या, वी वाई। आप अगर यहां पर देखेंगे तो देखिए ये है क्या, वी एक्स, और ये है क्या आपका, वी वाई। अगर नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो तो यहां पर ये है, ये एंगल को मान लो थोड़ा देर के लिए क्या, θ1। तुम यहां पर देखो कि अगर नेट वेलोसिटी देखोगे तो ये है, इस वैल्यू को मान लो क्या, θ2। और अगर नेट वेलोसिटी यहां पर देख लो तुम तो ये है कितना, θ3। आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो ये था तुम्हारा क्या, Vx, ये था तुम्हारा क्या, Vy, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट जो हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी क्या, v, और यही एंगल था क्या आपका, थीटा। तो अगर हमको कोई आदमी कहे क्या कि भैया आप बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्या किया, इस Vy को यहां से उठाया और यहां पर चिपका दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अब देखो कि अगर हम लोग tan थीटा यहां से लिखेंगे तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है Vy और नीचे कितना, Vx। लिखेंगे कि नहीं? Vy का वैल्यू मैंने निकाला है, Vx का वैल्यू मैंने निकाला है। अगर मैग्नीट्यूड का केवल बात करेंगे यहां पर, ठीक ना, आप देखते होइएगा मैथ्स में tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेता है तो हम लोग मॉड लगा करके यूज करते हैं, ठीक ना, मैथ्स में पढ़ते होइएगा ये सब बात। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हमको tan थीटा लिखना है, अगर हमको tan थीटा लिखना है तो हम लोग क्या देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ Vy बाई कितना, Vx पर है। तो इस चीज को अगर ध्यान से देखोगे तो tan थीटा इक्वल टू Vy के जगह पर कितना है, माइनस क्यू ई टी अपॉन एम। कितना है, माइनस क्यू ई टी अपॉन कितना, एम। और नीचे Vx के जगह पर मैंने आपको निकाल के क्या दिखाया है, V0। अब देखिए कि ये V0 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इसका मॉड अगर लेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या कि जो tan थीटा होगा आपका ये कितने के बराबर में, क्यू ई टी बाई एम इंटू कितना, 1 अपॉन V0। ये डिवाइड में है तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से देखो कि जो tan थीटा तुमको मिलेगा, ये tan थीटा मिलेगा कितना, क्यू ई टी अपॉन कितना, एम वी नॉट के बराबर में। अब देखिए कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा चार्ज घूम रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड मुझे पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये मुझे पता होगा, उस चार्ज पार्टिकल का मास कितना है ये मुझे पता होगा, उस चार्ज पार्टिकल को मैंने कितना वेलोसिटी से फेंका है ये भी मुझे पता होगा। टाइम बदलता रहेगा, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो हर टाइम के लिए थीटा का वैल्यू क्या आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे टाइम के साथ थीटा बदल रहा था यहां भी टाइम के साथ क्या होगा, थीटा बदलेगा। इतनी बातें बताई थी। और एक बार हमने अभी इक्वेशन क्या अप्लाई किया है, इक्वेशन हमने अप्लाई किया है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। एक दूसरा इक्वेशन भी हम लोग अप्लाई करेंगे, और ये जो दूसरा इक्वेशन अप्लाई करेंगे किसमें, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग अलग। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन का बात करें और अगर हम वाई डायरेक्शन का बात करें तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे क्या इस बार, एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर का। देखना s अगर x में लेंगे तो u भी किस में और a भी किस में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितने के बराबर में है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितने के बराबर में है, l के बराबर में। इसके बाद आप देखिए ux किसके बराबर में है, टाइम हमको पता, +1/2 ax कितने के बराबर में है, इंटू कितना, देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा ही टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो L इक्वल टू कितना बचेगा, v0 t, और अगर यहां से मुझे टाइम निकालना पड़े तो कितना लिखेंगे, L बाई कितना, v0। अब L पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा, v0 पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है क्या कि बताओ कि अगर पार्टिकल यहां से यहां आई, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगा, तो 1 मीटर L हो गया और वेलोसिटी इसकी v0 हो गई, तो 1/v0 टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो टाइम का वैल्यू निकल गया कितना, L/v0। अब देखो कि यही इक्वेशन अगर हम लोग y डायरेक्शन में लगाएंगे, sy इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है, -y, u इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, 0, इंटू टाइम कितना लगा t +1/2, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन है -qe बाई कितना m इंटू कितना t स्क्वायर। अब यहां से आप देखेंगे तो -y इक्वल टू, ये तो पूरा हो गया कितना, ये कितना बचेगा, -1/2 qe बाई m इंटू कितना टी स्क्वायर, और आप ध्यान से देखेंगे माइनस से माइनस कटेगा, y इक्वल टू बच जाएगा कितना, 1/2, ये QE बाई m a है, और t के जगह पर यहां से कितना डाल देंगे, L/v0 का स्क्वायर, और यही आपका क्या निकल गया था, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि 1/2 कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन भी QE बाई m कांस्टेंट है, क्यों कि चार्ज फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स, और मास भी क्या, L जैसे जैसे बदलेगा v0 भी कांस्टेंट है, L जैसे जैसे बदलेगा y का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा, L जैसे जैसे बदलेगा y का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। तो आप देखिए यहां पर डायग्राम में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का गैप क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहीं से मैंने आपको क्या बोला है कि हम लोग दो चीज का यूज किए हैं, हम लोग दो चीज का यूज क्या किए हैं, तो एक तो हमने यूज किया था किसका, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन अगर आपको याद होगा, अगर हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का बात करते हैं तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, और F इक्वल टू कितना, ma। एक्चुअली में मैं आपको बताया होऊंगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि F इक्वल टू जो होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसा है। और मोमेंटम को हम लोग कितना लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर F इक्वल टू लिखोगे d बाई dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, लिख सकते हैं कि नहीं, P को कितना, mv। अगर मास को कांस्टेंट मानोगे तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में बाहर बच जाएगा कितना, ये dv बाई dt, और रेट चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये F इक्वल टू ma तब सही है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर मास वेरिएबल होता तो वेरिएबल को तो डिफरेंशिएशन में बाहर नहीं निकालते हैं। तब आपको याद होगा कभी u इंटू वी करके फॉर्मूला पढ़ाए थे, dy dx। तब हम लोग इसको लिखते क्या कि अगर वेरिएबल मास रहता तो ये मास कांस्टेंट हम लोगों ने माना है, इसीलिए क्या किया, इसको बाहर कर दिया है। अगर मास वेरिएबल रहता तुम्हारा तो इसी चीज को जो हम लोग करते u इंटू वी से करते। कैसे करते, फॉर वेरिएबल मास, तो जरा सा देख लो कि अगर फॉर वेरिएबल मास हम लोग बात करते, फॉर वेरिएबल मास अगर बात करते तो हम लोग क्या लिखते, F इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m इंटू कितना v। अब यहां आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मास भी वेरिएबल और वेलोसिटी भी क्या, वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते और तब लिखते थे क्या, m इंटू डी वी बाई डी टी, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स लिखते थे, अब प्लस v इंटू dm बाई कितना dx। अब कहोगे कि सर मास वेरिएबल कब होता है, तो जरा सा सोचना कि रॉकेट अगर हम उड़ा रहे हैं
रॉकेट देखते हो ना जाते हुए, चंद्रयान 3 लॉन्च होता है, चंद्रयान 2 लॉन्च होता है, आदित्य L1 लॉन्च होता है, रॉकेट से ना लॉन्च होता है, LMV3, ये सब रॉकेट यान होता है। अब इसमें है क्या बात है कि जब रॉकेट ऊपर जाएगी तो फ्यूल जलेगा कि नहीं जलेगा, धीरे धीरे मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप सोचे कि हम बर्फ के टुकड़ा पर फोर्स लगा रहे हैं तो बर्फ टाइम टू टाइम पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो उस सब केस में क्या होता है, मास वेरिएबल होता है, तब हम लोग फोर्स का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कब, जब मास वेरिएबल हो तब, लेकिन मास कांस्टेंट होगा तब F=ma का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा F=ma सही नहीं है। F=ma केवल तभी सही है जब क्या हो कि आपका जो मास हो, ये मास कैसा टर्म हो, कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि जो दूसरी चीज हम लोगों ने अभी स्टडी करी थी वो क्या करी थी, F=QE के बराबर में। जो दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, F=QE के बराबर में। तो F=QE कब है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट और मास भी क्या है, कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ यहाँ पे अच्छा dt, ये सब मिस प्रिंटिंग है, सबको जरा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। मैं बोला होऊंगा dt ही, लिख दिया होऊंगा dx। मेरा हाथ बहुत तेज चलता है तो बार बार शिकायत करते हैं नीतीश सर, मनीष सर कि आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, आपका राइटिंग क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। हम बोले दो ही चीज चलेगा, या तो दिमाग चलेगा या तो हाथ चलेगा। तो अगर दिमाग तेज चलेगा तो हाथ भी तेज चलेगा, और हाथ तेज चलेगा तो राइटिंग अच्छा नहीं बनेगा। साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और अगर आपके जैसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि देखो भाई सॉल्यूशन में 1 लीटर में आधा लीटर मिलाएंगे, नीला में पीला मिलाएंगे, काला निकाल देंगे, तो दिमाग उसमें क्या चलाना है, हाथ भी धीरे धीरे चलेगा। ये मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ। कोटा फैक्ट्री एक वेब सीरीज है, देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत पुराना वेब सीरीज है, ठीक ना। अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा। क्या बोल रहे थे, F=ma और F=QE। यहां पर मास क्या है, कांस्टेंट, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। अब देखो कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने बनाया है, वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना बनाया है, y=1/2 AL/V0 का स्क्वायर। अब इस पूरी कहानी में तुम देखोगे कि L कांस्टेंट, V0 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, तो तुमको y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। और आप यहां से देखिएगा ध्यान से, अगर आप यहां से ध्यान से देखिएगा कि इस दोनों फॉर्मूला को अगर हम बनाएंगे, ma=QE करेंगे, तो यहां से देखो कि मास भी कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन अगर हमको लिखना है तो कितना लिखेंगे, QE बाई कितना, m। इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो भाई A प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा। इसका मतलब कि जितना बड़ा चार्ज उतना एक्सीलरेशन, जितना अधिक चार्ज उतना एक्सीलरेशन। और ये टर्म क्या कह रहा है आपका, कि जितना अधिक एक्सीलरेशन उतना डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब चार्ज जितना अधिक होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहां से इस दोनों बातों से हम लोग क्या पहुंचे कि एक स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के। इसको मास से, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या कि चार्ज आपका जितना अधिक होगा एक्सीलरेशन उतना, और एक्सीलरेशन जितना अधिक होगा डिस्प्लेसमेंट उतना। चार्ज जितना छोटा होगा एक्सीलरेशन उतना कम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना। बात समझ में आई कि नहीं। इतना ही चीज तो पढ़ाए थे पिछले दिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज तो पूरा समझ में आ गया होगा, गारंटी है पूरा समझ में आया होगा। क्यों आया जानते हो, जो चीज हम यहाँ किए हैं ना वही चीज अगर आप घर पे करते तो आपको भी समझ में आ जाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही चीज है, आपको हम बताते हैं कि बड़ा बड़ा ब्रांड का कोचिंग रिकॉर्ड हो रहा है, नाम नहीं लूंगा लेकिन तुम लोग समझदार हो। तो बड़ा बड़ा ब्रांड का जो कोचिंग है उसमें बस इतना ही अंतर है। मैं गया था अभी घूमने के लिए,
तो वहां बोला क्या कि जानते हैं सर, हम लोग हॉस्टल में बच्चों को रखते हैं और 6:30 जा करके जो है 6 बजे बच्चों को उठा देना है, हॉस्टल के बच्चों को। और उठा नहीं देना है, ये इंस्ट्रक्शन दे के उठाना है कि आधा घंटा में फ्रेश होकर लाइब्रेरी पहुंच जाओ। क्योंकि रूम में उठा देंगे, फिर थोड़ा देर के बाद चादर तानेंगे, सूझ जाएंगे। यही होता है कि नहीं? हमको सुबह से लोग घर पे, मेरे पापा फोन करेंगे सुबह सुबह, सोई हो? हाँ सुबह में, अभी तो थोड़ा देर पहले सोई है, ऐसे बोलते। तो रखे कि बात कर लोगे? हम बोले नहीं नहीं, बोलिए क्या बात है। तो उनका लंबा रहता है थोड़ा सा, तो उनको जाना रहता है कॉलेज वॉलेज, तो बतिया लेते हैं कि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलेगा, कल जाएंगे सामने से बैठ के बतियाएंगे। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही चीज आपको मैं पिछले दिन पढ़ाया था। तो अंतर हम लोगों में और ब्रांड में बस इतना ही है क्या, कि वो 6 बजे 6:30 बच्चों को लाइब्रेरी में एंटर करवा लेगा और वहीं क्लास करना है, वहीं खाना खाना है, वहीं प्रैक्टिस करना है, और 8 बजे रात में घर जाओ और सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही अंतर है क्या, कि आप लोग घर पे जाते हैं। तो पटना में हम लोगों को ये डायलॉग मारने में ज्यादा अच्छा रहता था कि पटना में अधिकतर बैचलर लड़के रहते थे। जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास अंडा करी बनाएगा, चद्दर तानेगा और सूझ जाएगा। क्योंकि हम लोगों के टाइम में एंड्रॉयड मोबाइल बहुत कम बच्चों के पास होता था, मेरे पास था, ठीक ना? मेरे पास था, बाकी लोगों के पास उस समय में जो रहता था फोन स्टैंडर्ड बच्चों के पास, वो नोकिया का फोन आता था जिसमें मेमोरी कार्ड लगता था और गाना बजता था MP3। नोकिया का भी आता था, सैमसंग का बाद में आया, पहले नोकिया का ही आता था। और उस समय में एंड्रॉयड में जो है सो बहुत फेमस मोबाइल चलता था, सैमसंग चैंप। चैंप वो मेरे पास था, ठीक ना? तो बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन विशेष कोई फायदा हुआ नहीं। मेरे घर में कहा जाता है कि वही मोबाइल तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। बोले कहाँ बर्बाद है, कितने अच्छे तो हैं, है ना? चलो इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है इतना बात में? नहीं कोई दिक्कत होना चाहिए। अब चलो देखो कि अब हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कॉन्सेप्ट था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का, इस पर मैं पिछले दिन क्वेश्चन भी करवा दिया था, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक ना? आज हम लोग क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कहानी शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे शुरू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ये देखना। तो भाई साहब हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? अभी तक कूलॉम्स लॉ में ये पढ़े थे क्या, कि अगर कोई सोर्स चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होगा, और P पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/r² के बराबर में। यही चीज पढ़े थे। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता था क्या, फील होता था क्या? नहीं फील होता था। तो फील करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, जो जो चीजें नहीं दिखती है उसको विजुअलाइज करने के लिए फिजिक्स एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेके आती है। और उसी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के बारे में सबसे पहले कहा क्या, माइकल फैराडे ने। तो हम लोग ये पढ़ते थे क्या कि इसमें, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, r² के। इसका मतलब जैसे जैसे r का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाता है, घटता जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को जो लाया वो किसने लाया, माइकल फैराडे ने लाया। और माइकल फैराडे ने क्या कहा कि भैया अगर ये है आपका चार्ज पार्टिकल, अगर ये है आपका चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल से आप करिए क्या, कि आप वेक्टर बनाते जाइए। आप क्या करते जाइए, वेक्टर। और पहला वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाइए, क्यों, कि r का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए बड़ा बनाइए। उसके बाद वाला जो वेक्टर बनाइए वो थोड़ा छोटा बनाइए, उसके बाद वाला वेक्टर और छोटा बनाइए, उसके बाद वाला वेक्टर और छोटा बनाइए, और इस तरीके से काम आप बढ़ाते जाइए। जो बता रहा है क्या, कि जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन फिर तुरंत माइकल फैराडे ही कुछ दिन के बाद ये सोचते हैं क्या, माइकल फैराडे ही कुछ दिन के बाद ये सोचते हैं क्या, कि मैं मानता हूं कि यहां पर ज्यादा है, r का वैल्यू कम होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, तो इसको हम बड़े वेक्टर से दिखा रहे हैं। लेकिन इस बड़े वेक्टर में भी देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, यहां पर बहुत सारे पॉइंट है, और हर पॉइंट के लिए जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यही क्या कहे कि इस कॉन्सेप्ट को डीने कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
कि ऐसे मत दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड को। माइकल फैराडे सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के द्वारा दिखाइए। शुरू में वेक्टर का लेंथ क्या रखिए, बड़ा रखिए, और धीरे धीरे क्या करते जाइए, छोटा करते जाइए। जो ये बात दिखा रहा है कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है। लेकिन ये खुद ही इस बात से अनसेटिस्फाइड हो गए क्या कि भाई एक वेक्टर पे इनफाइनाइट पॉइंट है और हर पॉइंट के लिए आर का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो आर का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। तो एक ही वेक्टर से आप यहां से यहां तक के चीज को कैसे दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया क्या, तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया क्या, कहा क्या कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, तो आप करिए क्या, आप करिए क्या कि एक सोर्स चार्ज जो है, मान लो कि ये चार्ज थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और एक हम नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर करेंगे कि ये एक नेगेटिव चार्ज है क्या, माइनस क्यू। आप करिए क्या कि सोर्स चार्ज के नजदीक में आप क्या करिए, टेस्ट चार्ज को छीट दीजिए। और टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज। तो सोर्स के बगल में अगर हम एक मान लो यहां पर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिए, तो टेस्ट चार्ज के बारे में तुमको पता होगा कि पॉजिटिव और वेरी स्मॉल। तो ये बड़ा वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा भाई, तो कैसे रिपेल करेगा, तो ये जो चलेगा यहां से ऐसे रास्ते पे इसको भगा देगा, ये यहां से दूर दूर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इस टेस्ट चार्ज को मान लो कि हम लोग यहां पे रख देते, तो ये कैसे चलता, ऐसे भागता, दूर 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 दूर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहां पर रख देते तब ये कैसे भागता, ऐसे भागता, कहां, दूर। अगर हम यहां पर रख देते तब ये कैसे भागता, तब ये इधर की तरफ भागता, कैसे, इससे दूर। क्यों कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज के पास में हम टेस्ट चार्ज को रखते, मान लो इधर रखते प्लस क्यू नॉट को, अब ये इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता, नजदीक आता। अगर हम यहां पर रखते प्लस क्यू नॉट को, तो ये इसको क्या करता, अपने तरफ अट्रैक्ट करता। अगर हम यहां पर रखते प्लस क्यू नॉट को, तो ये क्या करता, अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करता। अगर हम यहां पे रखते प्लस क्यू नॉट को, तो ये क्या करता, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर से माइकल फैराडे ने क्या कहा कि आप कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि ये एक ऐसा लाइन है जो लाइन टेस्ट चार्ज के मोशन को डिस्क्राइब करता है, या टेस्ट चार्ज के मोशन के अलोंग ड्रॉ किया गया है। तो टेस्ट चार्ज कैसे भागेगा, ऐसे दूर भागेगा पॉजिटिव के कारण, और नेगेटिव के कारण क्या आएगा, पास आएगा। तो फिर से माइकल फैराडे ने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कैसे, कहा क्या कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन which is along the motion of test charge surrounding a source charge, कि सोर्स चार्ज में, सोर्स चार्ज के चारों तरफ टेस्ट चार्ज के मोशन के लॉन्ग जो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। और आप देख रहे हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ये लाइंस है ये अवे फ्रॉम द चार्ज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो ये लाइंस है ये किधर है, टुवर्ड्स द चार्ज है। तो यहां पर हम लोग ये पॉइंट कंक्लूड करेंगे क्या कि जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशिएट फ्रॉम चार्ज से इनिशिएट होगा एंड गोज अवे फ्रॉम इट। क्या होगा, चार्ज से इनिशिएट होगा और धीरे धीरे से क्या जाएगा, दूर जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज के कारण सेम चीज कैसे हो रहा है,
तो नेगेटिव चार्ज के कारण अगर हम लोग लिखेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द फील्ड लाइंस इनिशिएट नहीं टर्मिनेट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द फील्ड लाइंस टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? मिल जाना। टर्मिनेट टू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव, कि इन्फिनिटिव से आएगा और टेस्ट चार्ज में आकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आप एक लाइन में अगर कॉमन पॉइंट याद रखिए तो आप सीधा सा पॉइंट ये याद रखिएगा क्या, कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और इनफाइनाइट से आएगा और नेगेटिव चार्ज में आकर के क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यही बात आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर क्या इस कहानी से माइकल फैराडे को जो यहां पर समस्या फंसा था वो समस्या सॉल्व हो गई? तो अब हम लोग उस समस्या पर चर्चा करेंगे कि वहां पर माइकल फैराडे ने कैसे इन चीजों को एक्सप्लेन करके और कहानी को आसान बनाया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? देखना ध्यान से कि अब हम लोग क्या चाहते हैं, कि हम लोग चाहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करें। हम लोग क्या ड्रॉ करें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इस सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। तो मैं अभी आपको क्या बोला था कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज नेचर में कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कितना? +Q। इससे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा ये बाहर के तरफ निकलेगा, चारों तरफ बाहर के तरफ निकलेगा, चारों तरफ बाहर के तरफ निकलेगा, और जाएगा ये कहां तक? जाएगा ये कहां तक? तो जाएगा ये कहां से? इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर भी किधर जाएगा? इनफाइनाइट तक। इधर भी ये किधर जाएगा? इधर भी कहां जाएगा? चारों तरफ ये कहानी आपकी रिपीट होनी है। इधर भी निकलेगा तो इधर भी निकलेगा, मतलब बहुत सारे निकलेंगे यहां से। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से बहुत सारे फील्ड लाइंस निकलेंगे और सब चार्ज से निकलेगा और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सर ये तो वैसी ही कहानी लग रही है कुछ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस कहानी से जो माइकल फैराडे का समस्या था वो समस्या कहां पर सॉल्व हुआ, इसको जरा सा देखना। तो इन्होंने कहा क्या कि अब जो इंटेंसिटी आपको दिखाना है, हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इस चीज को आप डिफाइन करेंगे कैसे? तो जहां पर लाइंस नजदीक नजदीक है, जहां पर लाइन हाईली डेंस है, जहां पर लाइन का डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, देखिए लाइन से एक दूसरे से दूर होता गया है, इसका मतलब इसका डेंसिटी क्या होता गया है? घटता गया है। और इधर जाते जाते इनफाइनाइट पर कितना हो गया है? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने क्या कहा कि अब जो आप इंटेंसिटी बताइएगा वो इंटेंसिटी किससे बताइएगा? आप इंटेंसिटी बताइएगा किससे? डेंसिटी ऑफ लाइन से, क्रॉडिंग ऑफ लाइंस। कि लाइंस कितना क्रॉडेड है, इस क्रॉड से आप बताएंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो अब तुम देखो कि अगर हम यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे लाइन का डेंसिटी कैसा? एक जैसा, मतलब हर जगह पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? अगर हम अगला लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हर जगह पर इंटेंसिटी कैसी? एक जैसी। अगर हम बिल्कुल नजदीक में ड्रॉ करना चाहें तो भी हर जगह पर इंटेंसिटी कैसी? एक जैसी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब जो पिछला समस्या था वो समस्या क्या हो गया? समाधान हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने कहा क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है तो शॉर्ट में आप EFL भी बोल सकते हैं, ठीक ना? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इनिशिएट फ्रॉम चार्ज, इनिशिएट फ्रॉम चार्ज एंड गोज टू इंफिनिटी। कहां तक जाता है? अच्छी बात यह है कि ये जाता है कैसे? तो रेडियली। ये ऐसा नहीं कि कैसे भी चले जाएंगे। कैसे जाएगा ये? रेडियली। आप देखिए, अगर इसको सेंटर मान ले तो रेडियस के जैसे गया, अगर इसको सेंटर मान ले तो कैसे? रेडियस के जैसे। अभी नहीं कहेंगे कि ऐसे निकला भैया, ऐसे निकला और एकदम चलो एकदम कहां तक जाना है? इन्फानाइट तक। ऐसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? रेडियली जाएगा। ऐसा नहीं कि यहां से निकलेगा और ऐसे करके इन्फानाइट तक जाएगा, नहीं। कैसे जाएगा? रेडियली जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो इसका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है, क्या कहा इन्होंने कि जो आपको इंटेंसिटी देना है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो देना है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ये कैसे देना है? तो इज गिवन बाय द डेंसिटी। डेंसिटी को आप सीधे बोलेंगे क्या? क्राउडिंग। डेंसिटी ऑफ लाइंस, कि जहां पर लाइंस का डेंसिटी अधिक होगा वहां पर इंटेंसिटी भी क्या होगा? अधिक होगा, और जहां पर लाइंस का डेंसिटी कम होगा वहां पर फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी भी क्या होगा? कम होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगला पॉइंट देखो, कि अगला पॉइंट में अगर हम लोग बात करें क्या, कि अगर सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज रहे, तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के सेंस में मैंने आपको क्या बोला है कि भाई आप क्या करिए, एक चार्ज लीजिए, सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज को कैसा मानिए आप? नेगेटिव। ये माइनस क्यू है, तो इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट से आएगा चारों तरफ। तुम देखना ध्यान से, मैं बना करके दिखाता हूं। और देखिए ये कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट से आ रहा है, और चार्ज में आकर के मिल रहा है, तो इसमें एरो का डायरेक्शन हम लोग किधर लगाएंगे? चार्ज के तरफ। और तुम ध्यान से देखना, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बस एरो के डायरेक्शन का अंतर है। पॉजिटिव चार्ज के कारण एरो किधर के तरफ? बाहर के तरफ। और नेगेटिव चार्ज के कारण कहां? नेगेटिव चार्ज के कारण कहां एरो सारा? अंदर के तरफ। कहानी सारी एक जैसी, बस इतना ही बात आपको याद रखना है। क्या? कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है रेडियली, और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव चार्ज में इनफाइनाइट से आती है और रेडियली चार्ज में मिलती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे भाई? यहां पर क्या लिखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज के कारण है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट टू चार्ज रेडियली। रेडियली टर्मिनेट होती है कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी से। और यहां पर आप ये बात देखेंगे क्या, कि यहां पर भी देखिए कि अगर हम लोग एक डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं तो हर जगह डेंसिटी कैसी है? एक जैसी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? एक जैसी। यहां से हम थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इनफाइनाइट पर जाकर के डेंसिटी कैसी हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण बताया। तो इसमें इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कहा, ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या कहा
कि इन्होंने कहा क्या, सीधा सीधा बात, कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब सीधे सीधे ध्यान रखना क्या, कि हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, स्ट्रांगनेस का या फिर किस चीज का, वीकनेस का, कि वीक है कि स्ट्रांग है। क्या बोला कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कैसे दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी जो है इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ लाइंस, कि लाइंस के डेंसिटी से दिया गया। और कैसे लाइंस के डेंसिटी से, तो इन्होंने सीधे सीधे क्या कहा कि जो इंटेंसिटी होगा, ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के होगा, तो डेंसिटी ऑफ लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आप देखें, मान लीजिए कि मैं एक जगह ड्रॉ करूं, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम रखूं x और इस पॉइंट का नाम रखूं y, तो आप देख के कह सकते हैं कि डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, x पर कि y पर, x पर लाइन करीब करीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x होगा ये ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है किस चीज की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम लोग बात करेंगे किस चीज का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पिछले दिन भी आपको बताया था, लेकिन मैं बोला था कि मुझे पहले फील्ड लाइंस पढ़ाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, चीजें वही होगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में मैंने आपको क्या बोला था कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if the intensity of electric field remains constant throughout the field, कि अगर पूरे फील्ड में क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिनोट किया जाता है वो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से, वर्ड पे ध्यान देना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट नाम से ही क्लियर हो रहा होगा क्या कि इक्वल डिस्टेंस का बात हो रहा है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, बात समझ में आ रहा है। अब इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक लाइन है तो जो दूसरा लाइन होगा इसके पैरेलल, जो तीसरा लाइन भी होगा वो इसके पैरेलल, जो चौथा लाइन भी होगा वो इसके पैरेलल। और अच्छी बात ये है कि इसके बीच का अगर डिस्टेंस d होगा तो इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये डिस्टेंस भी अलग अलग हुआ तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और इसमें अगर आप 3 पॉइंट का बात करें, मान लीजिए इसका मैं A बोलूं, इस पॉइंट का नाम मैं B बोलूं, इस पॉइंट का नाम मैं C बोलूं, तो आप बताइए कि डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, हर जगह एक जैसा डेंसिटी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A है वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट B है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज क्या देखे हैं केवल कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के कारण कैसा होगा, सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव रहेगा तब कैसा होगा, सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव रहेगा तब कैसा होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है क्या कि रेडियली निकलेगा और रेडियली मिलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में आकर के मिलेगा। और रेडियली अगर बात हो रही है तो रेडियली बात से आप एक चीज और आप यहां से जो है सो कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि देखो कि हर जगह हम लोग वर्ड क्या कर रहे हैं, रेडियली। तो देखो कि चार्ज बॉडी जो होगा उससे रेडियली निकलने का मतलब क्या हुआ। अगर मान लो कि कोई सा स्फेरिकल चार्ज बॉडी है हमारे पास,
अगर हमारे पास स्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी से जो तुम्हारा फील्ड निकलेगा वो फील्ड कैसे निकलेगा, इस तरीके से रेडियली। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे, पढ़े होइएगा बचपन में, कि अगर ये रेडियली निकला मतलब सेंटर से पास करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेडियस जो है तो हमेशा ही कैसा होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब आप यहां से एक बात और डाल सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा किसके, तो सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी के। चाहे ये चार्ज बॉडी स्फेरिकल रहे, चाहे कैसा भी चार्ज बॉडी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी। क्यों कि भाई 9th क्लास में तुम पढ़े हुए होगे सर्कल में, कि एक सर्कल है और इस सर्कल का अगर यहां से हम लोग बात करें किस चीज का, कि यहां पर अगर इसका सेंटर है तो सेंटर से अगर हम लोग रेडियस डालेंगे तो ये टेंजेंट पे क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। ये 9th क्लास का थ्योरम है मैथ्स का। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग ये बात लगा सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड बॉडी, कि जो चार्ज्ड बॉडी का सरफेस है उसके हमेशा ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात जो है सो आप याद रख सकते हैं। 5 मिनट रुकिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इसी पर, कंपटीशन में कैसे पूछ देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहा क्या, एक बार कहा क्या कॉम्पिटिटिव चीजों में, एक बार कहा गया क्या कि आपके पास 2 चार्ज बॉडी है। आपके पास क्या कहा गया कि 2 चार्ज बॉडी है और इस दोनों चार्ज बॉडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है कि यहां ये मान लो कि ये है +Q1 और ये है कितना, +Q2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये +Q2 नहीं है, ये है कितना, -Q2। कहा गया क्या कि ये है कितना, -Q2। आपको फील्ड लाइंस बना करके दिखा दिया कि पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में जाकर के मिला, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में जाकर के मिला, पॉजिटिव से ये निकला कहीं भी गया, यहां भी पॉजिटिव से निकला कहीं भी गया, एक और पॉजिटिव से निकला कहीं भी गया, एक और पॉजिटिव से निकला कहीं भी गया। ये ऐसा क्वेश्चन है, देखना कंपटीशन में कैसे पूछा था क्वेश्चन। कहा क्या कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 और ऑप्शन आपके पास दे दिया 3, 1/3, -1/3 और -3। ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए तुम ध्यान से देखना कि इस चार्ज से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहां से एक कॉन्सेप्ट लेते हैं क्या, कि मान लो कि यहां पर एक चार्ज है +Q, यहां पर एक चार्ज है कितना, +2Q और यहां पर एक चार्ज है कितना, +3Q। यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कितना, R डिस्टेंस पर, यहां से भी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कितना, और यहां से भी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, KQ/, अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, K2Q/ कितना, E2 इसका नाम रख लेते हैं, और अगर हम लोग यहां पर E3 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, K3Q/ कितना। देखो हर चीज के लिए R हर कंडीशन के लिए क्या है, फिक्स है, और K भी हर कंडीशन के लिए क्या है, फिक्स है। इसका मतलब सीधा सीधा बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जिसका चार्ज छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, और जिसका चार्ज बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या। इसका मतलब छोटे चार्ज बॉडी से कम फील्ड लाइंस निकलेगा और बड़े चार्ज बॉडी से क्या होगा, अधिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो अगर मान लो कि हम यहां पर +Q बनाते हैं और यहां से हम 2 फील्ड लाइंस निकालते हैं बाहर के तरफ, तो इस दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा कितना, तो उस 2Q से मुझे कितना निकालना पड़ेगा, इस 2Q से मुझे कितना निकालना पड़ेगा, इस 2Q से कितना निकालना पड़ेगा, 4, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना।
इस 3q से मुझे कितना निकालना पड़ेगा, इस 3q से मुझे कितना निकालना पड़ेगा, इस 3q से मुझे निकालना पड़ेगा कितना, 6 लाइंस, और इसमें 2 लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 360, तो 2 में 180, 4 में 90, 6 में 60। इसका मतलब कि जो जितना बड़ा चार्ज है उससे उतना अधिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या पहुंचे, तो यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या पहुंचे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, कि जितना बड़ा चार्ज उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना कि Q1 बड़ा चार्ज है तब ना इससे ज्यादा निकल रहा है, Q2 छोटा चार्ज है तब ना इसमें आकर के कम चार्ज मिल रहा है। तो अगर हमको Q1:Q2 निकालना है, अगर हमको Q1/Q2 निकालना है, तो Q1/Q2, ध्यान देना यहां साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी है कि पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के, तो पॉजिटिव से निकल कितना रहा है Q1 से, 6 निकल रहा है। तो अगर निकलने वाले को हम +6 लेंगे तो Q2 में मिलने वाले को कितना लेंगे, माइनस, और यहां से Q1/Q2 आपका कितना मिल जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हलवा सवाल, ऐसा सवाल जेईई नीट में पूछ देता है कई बार। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर बड़ा चार्ज है तो इससे निकलने वाला जो फील्ड लाइंस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा, और छोटा चार्ज है तो इससे निकलने वाला फील्ड लाइंस भी क्या होगा, सेम, और सेम प्रोपोर्शन में है। तो सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या, कि रेशियो कैसा है, एक जैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेशियो एक जैसा भाई, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बात हजम नहीं हो रहा है तो तुम ध्यान देना कि Q1, इसी को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन 6, निकलने वाले को प्लस में लिए हैं तो Q1 इक्वल टू कितना लिखोगे, K/6 लिखो, कांस्टेंट ला दो। अगर Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लिखोगे, मिलने वाला, तो Q2 को अगर लिखना है तो कितना लिखो, K/-2। अब दोनों का अगर रेशियो ले लोगे Q1/Q2 कितना आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कहानी थी पूरी की पूरी। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपसे कंपटीशन में पूछ दिए जाते हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए कि अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये चीजें बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इन चीजों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगले दिन छोटा सा लेक्चर होगा, तो अगर मेरा मन करेगा बीच में छुट्टी उट्टी रहा एग्जाम का, तो मैं ऑनलाइन एक 15-20 मिनट का वीडियो बना के प्रॉपर्टीज का डाल दूंगा आपका, और वो आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग अब बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर को यहीं पर करेंगे खत्म। काफी आज के लिए, पर क्या